नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 9 जून को नरेंद्र मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। उम्मीद भरी नजरों से देख रहा उत्तराखंड। सवाल, उत्तराखंड से किस सांसद को कैबिनेट में मिलेगी जगह? भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हुए देश विदेश के 394 कैडेट्स अंतिम पग पार कर 355 युवा अफसर बने भारतीय सेना का अभिन्न अंग। केदारनाथ धाम में थार कार पर रार जारी। थार में लाए जा रहे स्वस्थ तीर्थ यात्री। मुख्य सचिव ने लिया मामले का संज्ञान। और देहरादून के डोईवाला में गोवर्धन योजना के तहत बनाया जा रहा बायोगैस प्लांट। स्थानीय लोगों को मिलेगा सस्ता ईंधन। 15 परिवारों को मिलेगा बायोगैस का कनेक्शन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। साथ ही कुछ कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। ऐसे में उत्तराखंड भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि इस बार मोदी कैबिनेट में उत्तराखंड से आखिर किसे जगह मिलने जा रही है। कौन से वो नाम है जो मंत्रिमंडल की दौड़ में शामिल है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी लेंगे शपथ। उम्मीद भरी नजरों से देख रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड से किस सांसद को कैबिनेट में मिलेगी जगह? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून यानी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसी के साथ सबकी निगाहें मोदी कैबिनेट पर टिकी है कि इस बार कैबिनेट में किसे शामिल किया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार मंत्रालय को लेकर डिमांड ज्यादा है और प्रेशर भी। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जनता की भी नजर मोदी मंत्रिमंडल पर लगी है, क्योंकि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार रही तो बीजेपी ने हमेशा से ही उत्तराखंड को मंत्रिमंडल में जगह देने का काम किया। ऐसे में इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड से किसी सांसद को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में जहां बीसी खंडूड़ी को मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में बच्चू सिंह रावत को जगह मिली थी। उत्तराखंड गठन के समय भी दोनों मंत्री अटल सरकार में मौजूद थे। वहीं उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिलता रहा है। यूपीए 2 सरकार में हरीश रावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह मिली थी। तो वहीं 2014 में मोदी सरकार जब पहली बार केंद्र में आई तो अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में जगह मिली थी। 2019 में मोदी सरकार फिर से आने पर हरिद्वार से सांसद रहे रमेश पोखरियाल निशंक को कैबिनेट में जगह दी गई। जब रमेश पोखरियाल निशंक की कैबिनेट से छुट्टी हुई तो नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में जगह मिली। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी केंद्रीय मंत्री के रूप में किसी सांसद को जगह मिल सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड से किसी सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। देखिए, उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा कर रहे हैं। अब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड भी उसमें होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ से, चूँकि हर बार ही उत्तराखंड से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा है, उम्मीद तो हम यहाँ से भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से विषय स्पष्ट होगा तो हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ से किसी एक, या हम तो कहें 2 मंत्रियों को मिलना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को तो मंत्री पद। उत्तराखंड से कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी, इसे लेकर मंथन जारी है। मंत्री पद की दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए अनिल बलूनी को बताया जा रहा है, क्योंकि अनिल बलूनी मोदी शाह के सबसे खास नेताओं में माने जाते हैं और उनकी टीम का हिस्सा भी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि अनिल बलूनी के अलावा अजय भट्ट, अजय टम्टा, त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम को लेकर भी मंथन चल रहा है। और जब तीसरी बार एक पार्टी के सांसदों को मौका मिला है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जो है राज्य का प्रचंड जो है पक्ष बनता है, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व राज्य को दिया जाएगा और जनभावना का भी सम्मान होगा। तो कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री के पद जो है राज्य को मिलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मोदी कैबिनेट में उत्तराखंड से किस सांसद की लॉटरी लगती है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल सबकी निगाहें कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी उत्तराखंड के कई बीजेपी नेता भी बनेंगे। दरअसल उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई है और हर बार
तीसरी बार बीजेपी ने इस 5 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन का यह कहना है कि प्रदेश की जनता ने 5 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम किया है और अब पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के वरिष्ठ नेता, विधायक और मंत्री समेत लगभग 350 लोग शपथ समारोह में शामिल होंगे। देखिए, प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने 5 की 5 लोकसभा सीट माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम किया है और यहाँ से पूरे प्रदेश से हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है 350 के लगभग यहाँ से कल शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और ये बहुत ही गौरवान्वित है हमारे लिए और ये ऐतिहासिक क्षण और पल होगा इस प्रदेश के लिए भी और पूरे देश के लिए भी कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। इस देश को और उत्तराखंड को उन्नति और प्रगति की ओर देश हित में काम करेंगे आगे। भारत के लिए आज गौरव का पल रहा। देहरादून के आईएमए से पास आउट होकर देश के 355 युवा अफसर देश सेवा में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही मित्र देशों के 39 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में आईएमए में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस बार आईएमए से देश विदेश के 355 युवा अफसर सेना को मिले हैं। परेड के दौरान देश के भावी सैन्य अफसरों ने कदम ताल करते हुए अनुशासन और देश सेवा के जज्बे को जाहिर किया। कैडेट्स परेड के दौरान उत्साह से भरे दिखाई दिए। कदमताल के दौरान शानदार अनुशासन और ट्रेनिंग को भी देखा गया। दून के आईएमए से पास आउट होकर जहां 355 युवा भारतीय सेना में अफसर बन गए, तो वहीं इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट भी पास आउट होकर अपने देश की सेना में अफसर बनेंगे। पासिंग आउट परेड में युवा अफसरों का हौसला देखते ही बन रहा था। कैडेट चिटवुड ड्रिल स्क्वाड पर कदम ताल करते आए तो सामने बैठे परिजनों ने उनका हौसला अफजाई किया। 8 जून 2024 इंडियन आर्मी के लिए आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है बिकॉज 154 रेगुलर और 137 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज आज यहाँ से पास आउट हुए हैं। टोटल 394 ऑफिसर कैडेट्स पास आउट हुए हैं आज आईएमए से, जिसमें 39 फॉरेन ऑफिसर कैडेट्स हैं और 355 इंडियन ऑफिसर कैडेट्स हैं। इन दोनों बच्चों के लिए, जो दोनों सेट्स हैं, हमारे पूरे बच्चों के लिए हमारे दिल से बहुत दुआ निकलती है, बहुत ज़्यादा खुशी निकलती है एंड वी होप दैट दे ब्रिंग लॉरेल्स टू देयर कंट्री एंड टू द इंडियन आर्मी एंड टू देयर फैमिलीज। पासिंग आउट परेड में शामिल कैडेट ने अपना अनुभव साझा किया और अपने सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया। मैंने ग्रेजुएशन करी है बीएससी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से और बचपन का मेरा सपना था कि फौज में आऊं मैं और मम्मी पापा ने हमेशा से सपोर्ट करा। दोस्त भी मेरे फौज में है कुछ और इन लोगों की मदद से आज फाइनली अपने सपने को अकॉम्प्लिश करा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इन लोगों के चेहरे पे स्माइल देख के मेरे वाले। मेरे पापा सीआरपीएफ में थे, इंस्पेक्टर से वो रिटायर हो गए थे और अभी मैं फर्स्ट जनरेशन आर्मी ऑफिसर अपनी पूरी फैमिली से बना हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश है यहाँ पे। बता दें कि आईएमए से पास आउट होकर ये 355 भारतीय कैडेट सेना की अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में देश सेवा देने के लिए जाएंगे। हाल ही में केदारनाथ धाम में प्रशासन द्वारा थार कार पहुंचाई गई थी ताकि बुजुर्गों और अस्वस्थ लोगों को मदद मिल सके, लेकिन इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें थार की सवारी करते हुए कुछ स्वस्थ तीर्थ यात्री नजर आए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सख्त एक्शन भी लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ में जारी है थार परार, स्वस्थ यात्री हो रहे थार में सवार, मामले का लिया गया संज्ञान। केदारनाथ धाम में थार एसयूवी को लेकर खूब चर्चा हो रही है।
दरअसल पर्यटन विभाग ने कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम में थार गाड़ी पहुंचाई थी। इसके पीछे का मकसद था केदारनाथ धाम में जो लोग बुजुर्ग हैं या जिनका स्वास्थ्य खराब है उन्हें मंदिर तक थार से ले जाया जाए। लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें स्वस्थ व्यक्ति 3-4 पुरुष महिलाएं थार में सवार होकर मंदिर तक पहुंच रहे हैं। दरअसल केदारनाथ धाम हेलीपैड से मंदिर तक पैदल चलने में थोड़ी कठिनाई होती है। थार में बैठे स्वस्थ लोगों का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों के साथ ही विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया। मामले में हो हंगामा होता देख राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। उनका कहना है कि जिस संबंधित अधिकारी ने स्वस्थ लोगों को थार में सवार होकर आने की परमिशन दी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष भी वायरल वीडियो पर सवाल खड़े कर रहा है। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो हैं सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ में जिस तरीके से थार जैसी गाड़ी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया गया तो हम पहले दिन से ही इसका विरोध कर रहे थे। पुरोहित और स्थानीय लोग भी इसका विरोध कर रहे थे कि केदारनाथ जी की जो धार्मिक परंपराएं हैं और वहाँ की पर्यावरणीय जो संवेदनशीलता है उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और अब आप देखिए कि बाद में सरकार ने कहा कि विकलांग लोगों के लिए थार पहुँचाई गई है, लेकिन वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं। तो ये क्या मनमानी है? भाजपा जो है अपनी वीआईपी लोगों के लिए इस प्रकार के जो है षड्यंत्र रच रही है। वही वायरल वीडियो के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को सरकार का कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस को तो कुछ दिखाई नहीं देता है, अच्छे काम में भी उनको गलतियां नज़र आती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पर अगर कोई श्रद्धालु इस तरीके से गया है तो उसमें जांच करेंगे जो भी संबंधित अधिकारी वहाँ पर हैं। लेकिन वो हमारे जो बुजुर्ग हैं या कोई विकलांग है या किसी तरह की कोई परेशानी, किसी को हृदय की परेशानी है, उसी के लिए वो पहुँची है वहाँ पर गाड़ी। तो मुझे लगता है कि वो सुविधाओं के लिए है, तो वो तमाम सभी उन श्रद्धालुओं के लिए है जो वहाँ पर चलकर नहीं जा सकते। बता दें कि केदारनाथ धाम में थार पहुंचाने के बाद से इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर बाबा केदार के धाम में थार की क्या जरूरत। लेकिन इस बीच स्वस्थ लोगों द्वारा थार की सवारी करते हुए वीडियो वायरल हुआ, तब इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में खाद्य विभाग द्वारा गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है जिनका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। और इसी बीच राज्य सरकार अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के लिए एक और लाभकारी योजना शुरू करने जा रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि फोर्टिफाइड चावल की तरह ही आयोडीन युक्त नमक देने की तैयारी की जा रही है। ये नमक अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को बेहद ही रियायती दरों पर हर महीने 1 किलो मिलेगा। हम आज फोर्टिफाइड राइस दे रहे हैं। ठीक उसी क्रम में नमक भी मूलभूत आवश्यकता में आता है, तो नमक भी पोषण युक्त हो, नमक भी फोर्टिफाइड नमक हो, नमक भी आयोडीन युक्त हो। तो उस नमक को भी हम रियायती दरों में हमारे चाहे वो अंत्योदय के परिवार हो अथवा हमारे प्राथमिक परिवार हो, उनको हम लोग बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लिया जा रहा है, जल्दी ही कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इसका शुभारंभ करेंगे ताकि हमारे गरीब परिवार किसी भी प्रकार से कुपोषण से जो है वे अपना बचाव कर पाए। राजधानी देहरादून के डोईवाला के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़कोट क्षेत्र में गोवर्धन योजना के तहत लगभग 5000 वर्ग फीट का बायोगैस प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्राम वासियों को जहां एक तरफ सस्ता ईंधन मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी। जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि इस बायोगैस प्लांट के बनने के बाद 15 परिवारों को बायोगैस प्लांट का कनेक्शन भी दिया जाएगा। जी, मैं अवगत कराना चाहूँगा, डोईवाला में हमारा जो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंतर्गत गोवर्धन योजना के अंतर्गत ये बायोगैस प्लांट निर्मित हो रहा है। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है 85 घन मीटर है और इसके बनने के बाद 15 फैमिलीज़ को इसमें बायोगैस का कनेक्शन दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक चक्की भी इसके थ्रू चलेगी बायोगैस के थ्रू, जिससे संभावित है कि भविष्य में इसमें बिजली भी पैदा हो पाएगी। तो ये इसका विशेष फोकस जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का और ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
हल्द्वानी शहर के 13 चौराहे और सड़क चौड़ीकरण का कार्य अब तेजी से शुरू हो चुका है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस काम में और भी तेजी आ गई है। दरअसल शहर में लगातार बढ़ रहे यातायात के दबाव और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के जाम में फंसने के कारण काफी समस्या खड़ी हो रही थी, जिसे देखते हुए हल्द्वानी में नैनीताल रोड के सड़क चौड़ीकरण का कार्य और शहर के चौराहों को चौड़ा बनाने का काम अब तेजी से किया जा रहा है। तो इसमें जिला प्रशासन में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जो हमारे पुराने पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं जिनको बचाया जा सकता है, जो टेक्निकली फीजिबल है कि उनको हम ट्रांसप्लांट कहीं और कर सकते हैं, तो उनको लिए जैसे आप काठगोदाम की तरफ जाएंगे तो जो बड़े पौधे हैं उनको हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे। जगह आइडेंटिफाइड हो रही हैं। कुछ पौधे जो है वो हम गौशाला जो हमारी गंगापुर कपडाल में निर्माणाधीन है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा वृहद स्केल पर। तो जो हमारे लॉस ऑफ ट्रीज़ है उसको हम कहीं ना कहीं कंपनसेट करेंगे और ज़्यादा संख्या में कंपनसेट करेंगे, ताकि सर्वाइवल रेट अगर 80-90% है तो हम 120 के अराउंड अपना टारगेट लेकर के चलेंगे। वहीं रुड़की के मेहवड़ खुर्द ग्राम के पास निर्माणाधीन 6 लाइन नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए किसान और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। और इस दौरान किसानों के इस प्रदर्शन का जो समर्थन है वो भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी भी करने के लिए पहुंचे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने ग्रामीण और किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो जेसीबी चलाकर किसानों के रास्ते से मिट्टी हटाने का काम किया जाएगा और रास्ते को तोड़ा जाएगा। और आप ये देखो कि NH हाईवे वालों ना हर जगह सुविधा के नाम पर तो ये जीरो है। ये लोग तो यहाँ से पैसा कमा कर भाग जाएंगे। और ये देखो चारों तरफ किसानों की ना तो निकासी, पानी की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है कर रहे, बस रोड बनाते जा रहे। और जब खेत पर दीवार होगी, खेत में भी ये चारों तरफ दीवार करके लेकर चल ले तो उसका तो बंद होगा किसान का तो चारों तरफ से रास्ता। जितना पैसा किसान को जमीन का ये दे रहे उससे दुगना पैसा फिर किसान अपने खेत के रास्ते के लिए कर रहा, उससे दुगना पैसा उसे अपने खेत में रास्ता लाने के लिए करना पड़ रहा। वहीं चंपावत जिले के जंगलों में आग लगने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चला है। लोहाघाट देवीधुरा सड़क के पाटी के फटक शिला मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे जंगल में भीषण आग लगी। देखते ही देखते जंगल की आग धू कर जलने लगी। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने बताया कि आग लगने के कारण वन संपदा को काफी नुकसान पहुंच रहा था और यह भी बताया कि उस वक्त मौके पर कोई भी वन कर्मचारी मौजूद नहीं था। वहीं दिनेशपुर में हर शनिवार को यूथ फाउंडेशन टीम की तरफ से सिर्फ 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिलाने का बीड़ा उठाया। यूथ फाउंडेशन द्वारा हर शनिवार को चावल के साथ अलग अलग तरह की सब्जी दी जाती है और इस फाउंडेशन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कोई भी लोग भूखा ना रहे। ये उद्देश्य है कि जो लोग सामर्थ्य नहीं है, गरीब लोग हैं, बेचारे दिन का भोजन भी नहीं खा पाते हैं मेहनत करने के बाद भी, तो वो लोग फ्री सेवा है यहाँ पर, सभी लोग आके भोजन खा सकते हैं। उनकी इच्छा है कोई सेवा यहाँ डालें या मत डालें, हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना मर्जी भरपेट भोजन खाइए। हर शनिवार को यूथ फाउंडेशन की ओर से ये लगाया जाता है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। 9 जून को नरेंद्र मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। उम्मीद भरी नजरों से देख रहा उत्तराखंड सवाल, उत्तराखंड से किस सांसद को कैबिनेट में मिलेगी जगह। भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हुए देश विदेश के 394 कैडेट्स अंतिम पग पार कर 355 युवा अफसर बने भारतीय सेना का अभिनंदन। केदारनाथ धाम में थार कार पर रार जारी, थार में लाए जा रहे स्वस्थ तीर्थ यात्री, मुख्य सचिव ने लिया मामले का संज्ञान। और देहरादून के डोईवाला में गोवर्धन योजना के तहत बनाया जा रहा बायोगैस प्लांट, स्थानीय लोगों को मिलेगा सस्ता ईंधन, 15 परिवारों को मिलेगा बायोगैस का कनेक्शन।